देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, और वहां मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ समझाई थी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो आप लोग, एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। कुछ नोटिंग कराया था क्या मैंने? करंट एसेट, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इंक्रीज इन करंट एसेट कैश आउटफ्लो। देखो, इंक्रीज इन करंट एसेट, बातें नहीं, इंक्रीज इन करंट एसेट कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो, increase in current asset cash outflow, decrease in current assets cash inflow। करंट एसेट और कैश का इनवर्स रिलेशन है। देखो, अब एडजस्टमेंट समझो ध्यान से, क्या एडजस्टमेंट होते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश का क्या है? करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है, इनफ्लो। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कैश का क्या है? और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कैश का क्या है? करंट एसेट और कैश का कौन सा रिलेशन है? और करंट लायबिलिटी और कैश का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। करंट एसेट बढ़ना मतलब कैश का कम होना, और करंट एसेट कम होना मतलब कैश का बढ़ना। करंट लायबिलिटी बढ़ना मतलब कैश का बढ़ना, करंट लायबिलिटी कम होना मतलब कैश का भी कम होना। आई बात समझ में? तो ऑलवेज रिमेंबर, करंट एसेट का कैश के साथ डायरेक्ट रिलेशन, करंट एसेट का कैश के साथ अपोजिट रिलेशन है, और करंट लायबिलिटी और कैश का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, हम लोग फिर से स्टेप चेक करते हैं। पहली स्टेप क्या थी? ये निकालना। सेकेंड स्टेप क्या थी? और नेक्स्ट क्या है? कैश फ्रॉम। इधर एडजस्टमेंट किसका करना है? नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। इधर एडजस्टमेंट किसका करना है? बोलो, इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े? ठीक है, अब आ जाओ एक बार आप। अच्छा, कल वाले क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने? कोई दिक्कत? अब आ जाओ पेज नंबर
कल एक 10th क्वेश्चन दिया था ना. Come to page number 5.99, question number 13. तो क्वेश्चन नंबर 13. देखो ध्यान दो, ये जो मैंने डीपीपी थी इसको मैंने क्वेश्चन बता दिए कौन कौन से नहीं करने, वो मत करना, बाकी कर लेना एक बार आज, ठीक है ना. अच्छा अब आ जाओ एक बार आप लोग वापस क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दो. 13 क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बनाओ फॉर्मेट बनाओ. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर वर्किंग नोट. और लगभग 7 to 8 लाइन्स छोड़ दो, फिर लिखो वर्किंग नोट. तो कैलकुलेशन ऑफ कितना है एज पर बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट. ₹7 लाख. अब आप देखो, और इसमें भी वापस 2-3 लाइन, इसमें है ना नेट प्रॉफिट जो है 3 लाइन छोड़ देना और लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो ना कैश ये सारा एज इट इज लिख दो एक बार. जब भी स्टार्ट करोगे क्वेश्चन हमेशा ऐसा फॉर्मेट बना के तैयार रखना है ना, मतलब आप ऐसे फॉर्मेट से ही स्टार्ट करना ताकि एक बार रीडिंग में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे. अपना परफेक्शन तब आएगा जब एक सिंगल रीडिंग में क्वेश्चन पूरा हो जाए. एक ही चीज को 2 बार नहीं पढ़ना है हमको, है ना. ठीक है, स्टार्ट करें. स्टार्ट करें, बोलो. देखो ध्यान दो, अब नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है एज पर बैलेंस शीट, 7 लाख दिख रहा है, तो यहां 7 लाख लिख लिया. अभी अब ये जो 4 आइटम है जो ना, डेप्रीशिएशन कौन सा आइटम है, नॉन कैश, ये 1 है, ये सेकंड है, ये 3, ये आपको लिखना नहीं है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं आपसे पूछने के लिए पूछ रहा हूं. अब बताओ डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट सेकंड पे होना चाहिए या फर्स्ट पे होना चाहिए. डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट कहाँ करूं, फर्स्ट पे करूं या सेकंड पे करूं, सेकंड. अच्छा क्या करूं, लेस की ऐड, ऐड, तो देखो ऐड. डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 40,000. गुडविल अमाउंटाइज, गुडविल कहाँ एडजस्टमेंट करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड, तो लिखो ऐड. राइट ऑफ अमाउंटाइज ना, राइट ऑफ 20,000. क्लियर है बिल्कुल. गेन ऑन सेल ऑफ
एक्टिविटी है, तो क्या करना चाहिए इसको? अब क्या करें, इसको ऐड करें या लेस करें? लेस, तो लिखो लेस। कितना गेन है? 90,000। appropriation of profit towards general reserve, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ एडजस्टमेंट करें? appropriation of profit towards general reserve, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्या करें? फर्स्ट में क्या करें, माइनस करें या प्लस करें? माइनस करें, प्लस करेंगे ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, तो ऐड। कितना ट्रांसफर है जनरल रिजर्व में? क्लियर है? अभी ऐड करना नहीं है ना, पूरा इंफॉर्मेशन हो जाए फिर एंड में ऐड लेस करेंगे, मतलब एंड में रिजल्ट बाद में निकालेंगे ऐड करके, है ना। ट्रेड पेएबल, ओपनिंग 75, क्लोजिंग 50, क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी कम होना, करंट लायबिलिटी कम होना मतलब कैश का भी, तो लिखो लेस। कहाँ एडजस्टमेंट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड, तो लिखो लेस। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना है? $25,000। नेक्स्ट, डेटर 60 से 75 हुए, डेटर का बढ़ना, करंट एसेट बढ़ना, कैश का कहाँ एडजस्टमेंट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या करें? लेस। इंक्रीज इन डेटर्स कितना अमाउंट है? नेक्स्ट, प्रीपेड 18 से 10 हो गया, करंट एसेट है प्रीपेड कम हुआ, कैश बढ़ेगा, तो ऐड। कितना? 8,000। तो अब बताओ, हो गया सारा इंफॉर्मेशन? अब अपन टोटल निकाल सकते हैं। पहला टोटल कितना आएगा, तो देखो 7,60,000। इस 7,60,000 को इधर लेकर आओ, अब ये निकालो फिगर, और फिर ये निकालो कितना आ रहा है। 760 प्लस 40 डायरेक्ट करो, 8 लाख, 8 लाख प्लस 20, 820, 820 माइनस 90, 630, 730, 820 माइनस 90 कितना आएगा? 7 लाख। 730 माइनस 25 और माइनस 15 एक साथ लेस कर दो, 2515 40 होते हैं, 690 और 690 प्लस 8, 698। समझ आया? अच्छा, अभी टैक्स होगा ना, ये जो होता है जनरली, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स इसमें है नहीं, बट ये होता है बिफोर टैक्स। टैक्स पेड अपन ने, और टैक्स पेड मैंने बताया था लेस कहाँ करना है। यहां तो अपन क्या ऐड करते हैं, पीएनएल में कितना टैक्स का प्रोविजन बनाया, अब टैक्स का जो पेमेंट हुआ उसको लेस करना है, तो यहां से लेस होगा। टैक्स में है नहीं, बट ये ध्यान रखना, जो पेमेंट होता है वो अगली स्टेप पे लेस होगा, और जो प्रोविजन बनाया है वो यहाँ पे ऐड होगा। अपन ने बनाया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट टू बैंक, बताया था मैंने आपको। टैक्स पेड आप यहाँ लेस करोगे और जो प्रोविजन बनाया वो यहाँ ऐड करोगे। एनी डाउट?
कोई दिक्कत? अब इस पैटर्न का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5.32 पे इलस्ट्रेशन 26 होमवर्क कर लेना। पेज नंबर 5.32 पे इलस्ट्रेशन नंबर 26 होमवर्क कर लेना। ठीक है, और ये डीपी भी कर लेना फिर। आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ एक बार, ठीक है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।